हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटो के साथ दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम पिछली वीडियो में बात किए थे विल और सेल के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं उसी के आगे शुड के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम पीछे अभी तक क्लासें देखते आए हैं, दोस्तों जो लोग अभी तक क्लासें पीछे की नहीं देखी तो प्लीज सारी क्लासें देख लें, क्योंकि आप जितना पीछे से देख के आएंगे उतना आगे से और बेटर तरीके से समझ में आता रहेगा। और दोस्तों अपनी जर्नी की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों बेल आइकन पर प्रेस कर लोगे तो दोस्तों आने वाला कंटेंट आपको टाइमली मिलता रहेगा और जिससे कि आपका कोई कंटेंट छूटने नहीं पाएगा। और इसी के साथ हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम जानेंगे आज शुड के बारे में, तो सबसे पहले हम जान लें कि शुड जो होता है हमारा वो सेल का पास्ट होता है। ये पास्ट होता है किसका? सेल का। ये सेल का पास्ट होता है। और दोस्तों शुड का बेसिक शब्द अर्थ की बात करें तो शुद्ध का अर्थ दोस्तों चाहिए के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों शुड का किस किस के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैसे कि दोस्तों शुड का प्रयोग ड्यूटी यानी कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, एडवाइस मतलब सलाह, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, एक्सपेक्टेशन मतलब आशा और प्रेजम्पशन मतलब पूर्व अनुमान जो पहले से लगाया गया हो या लगाया जाता है। मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक दायित्व, माइल्ड कमांड मतलब नम्र आदेश के संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता है। यानी मोटा मोटा हम क्या समझेंगे कि शुड का जो प्रयोग, वैसे तो शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, लेकिन शुड का प्रयोग ड्यूटी, कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, एडवाइस मतलब सलाह, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, एक्सपेक्टेशन मतलब आशा, प्रिजम्पशन मतलब पूर्वानुमान, मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व, माइल्ड कमांड मतलब नम्र आदेश के संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता है। हम समझ गए होंगे कि दोस्तों इसका अर्थ एक तरह से प्रोबेबिलिटी के रूप में भी आता है, एडवाइस के रूप में भी आता है, ड्यूटी के रूप में भी आता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी आता है, एक्सपेक्टेशन के रूप में भी आता है और प्रिजम्पशन के रूप में भी आता है, मॉरल ऑब्लिगेशन के रूप में भी आता है और माइल्ड कमांड के भी रूप में किसका प्रयोग होता है? शुड का प्रयोग होता है। दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छा समझने का प्रयास करेंगे। पहले दोस्तों इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वन शुड ओबे वंस एल्डर, यानी हर किसी को अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो ये दोस्तों हमारा क्या दर्शाता है? ड्यूटी यानी कर्तव्य को। और दूसरा एग्जाम्पल है यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यानी तुमको अपने पेरेंट्स यानी गार्जियंस का कहना मानना चाहिए। तो ये क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन, क्योंकि ये आप अपने पेरेंट्स की बात कर रहा है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी अमीरों को शुड यानी हेल्प द पुअर यानी गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यानी जो रिच पर्सन्स होते हैं उनको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ये क्या है? अमीरों से एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि वो गरीबों की सहायता करें। और यू शुड वर्क हार्ड, यानी तुमको कठिन परिश्रम करना चाहिए। यानी ये एक तरह से एडवाइस है। यू शुड फाइंड हर इन द प्लेग्राउंड, यानी इसमें हमको क्या दर्शाता है कि यू शुड आपको ढूंढना चाहिए, हर उसको यानी लड़की की बात कर रहा है। यू शुड फाइंड हर, आप उसको ढूंढना चाहिए इन द प्लेग्राउंड, यानी प्लेग्राउंड खेल के मैदान में उसको आपको ढूंढना चाहिए। तो ये क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी यानी संभावना की बात कर रहा है। और यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी तुमको
ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का, तो ये क्या है, एक तरह की एडवाइस है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर ब्रीफ केस, यानी तुमको अपनी ब्रीफ केस जो हाथ में पकड़ के लेके चलते हैं ना ब्रीफ केस, उसका स्वयं से ध्यान रखना चाहिए। यानी यू शुड टेक केयर ऑफ योर ब्रीफ केस, यानी तुमको अपनी ब्रीफ केस का खुद ही केयर करना चाहिए। ये आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही शुड बी रीडिंग नाउ, यानी हो सकता है कि वह पढ़ता हो, तो ये क्या है, एक तरह से प्रोबेबिलिटी यानी संभावना की बात कर रहा है। यू शुड फाइंड हर इन द प्लेग्राउंड, यानी आपको प्लेग्राउंड में उसको ढूंढना चाहिए, तो ये क्या है कि उसके होने का प्लेग्राउंड में एक तरह की संभावना की बात की है। किसने, यू ने, तो ये भी संभावना है, एक ये भी संभावना है। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम फिर नेक्स्ट एग्जांपल इसकी बात करें। दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यू शुड कंप्लीट योर वर्क एवरी डे, यानी तो आपको डेली अपना होमवर्क को कंप्लीट कर लेना चाहिए। यानी ये क्या है, माइल्ड कमांड, यानी एक नम्र आदेश है। यानी यू शुड कंप्लीट योर वर्क एवरी डे, यानी तुमको अपना काम डेली पूरा कर लेना चाहिए। ही शुड बी वरीड अबाउट मी, वह मेरे लिए चिंतित हो ही शुड बी वरीड अबाउट मी, यानी वह मेरे लिए चिंतित होगा। और ये क्या है, प्रिजम्पशन, यानी वो बैठ के एक जगह पर अनुमान लगा रहा है कि ही शुड बी वरीड अबाउट मी, यानी वह मेरे लिए चिंतित होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, दे शुड बी एनॉक्सियस अबाउट अस, यानी उनको हमारे बारे में चिंतित होना चाहिए। तो ये भी क्या है, प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन यानी पूर्वानुमान है कि वो एक तरह बैठ के उनके बारे में सोच रहा है कि वो हमारे बारे में उनको चिंतित होना चाहिए। तो हम समझ गए होंगे कि माइल्ड कमांड, प्रिजम्पशन या एडवाइस, इस जो शब्दों का प्रयोग हम शुड के अर्थ में भी करते हैं। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़ें। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है, तो कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। यानी जब कोई कंडीशनल, हालांकि हम आगे कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाएंगे आपको, वहाँ पर हम इसके बारे में फिर से बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम शुड की बात कर रहे हैं, इसलिए यह भी यहाँ पर भी बताना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि हम जानेंगे कि लेस्ट का अर्थ होता है, दोस्तों जब हम सेंटेंस या वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो लेस्ट का प्रयोग होता है कहीं ऐसा ना हो, यानी इसका अर्थ क्या होता है कि कहीं ऐसा ना हो। तो जैसे इसको वाक्य या सेंटेंस या एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस छूट जाए, यानी जल्दी चलो कहीं तुम्हारी बस ना छूट जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस छूट जाए। ऐसे वाक्य दोस्तों या ऐसी बातें हम आपस में जब कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि हम लोग करते हैं। दोस्तों हम लोग इंग्लिश को अगर और अच्छा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम ऐसे वाक्यों को थोड़ा सा अपने अंदर रिपीट करें या आपस में बोलने अगर, तो इस तरह के वाक्य हमारे क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे और हमारी अच्छी इंग्लिश हो सकती है, स्पीकिंग इंग्लिश भी। तो हम जैसे कि इसको ट्रांसलेट करेंगे कि कहीं, मतलब जल्दी चलो कहीं तुम्हारी बस ना छूट जाए, या जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस छूट जाए। तो हम क्या इंग्लिश में बोलेंगे, मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस, यानी मूव फास्ट जल्दी चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड मिस द बस यानी तुम्हारी बस छूट जाए। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि जब भी लेस्ट का प्रयोग होता है तो इसके साथ शुड भी आता है। तो हम
क्या देखेंगे, कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखें कि जहाँ पे लेस्ट आएगा वहाँ पर शुड का भी प्रयोग देखने को हमको मिलेगा। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ये भी वाक्य, ऐसे भी वाक्य हमारे लाइफ में आते हैं। तो मेहनत करो यानी वर्क हार्ड, कहीं ऐसा ना हो यानी लेस्ट कि यू मतलब तुम फेल हो जाओ, यू शुड फेल। तो अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो हम समझ गए होंगे कि दोस्तों जब भी लेस्ट आता है तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का भी प्रयोग किया जाता है, और लेस्ट का अर्थ होता है कि कहीं ऐसा ना हो। दोस्तों तो हम जहाँ पर ऐसे वाक्य यानी ये कंडीशनल वाक्य होते हैं, क्योंकि कंडीशनल वाक्य कैसे होते हैं, क्योंकि कंडीशनल वाक्य एक ये होता है कि जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बस छूट जाए। तो यानी कहीं मतलब जल्दी चलना और बस को छूटना दोनों अलग अलग क्रियाएं या कार्य हैं, इसलिए ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो हम समझ गए होंगे, हालांकि जो हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाएंगे वहाँ पर हम और अच्छे से इसको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे, और फिर भी हम यहाँ पर समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर समझ गए होंगे तो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है शुड का, रूल नंबर 3। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, यानी शुड का प्रयोग पर्पज व्यक्त करने, पर्पज मतलब उद्देश्य, उद्देश्य व्यक्त करने हैं तो प्रयोग किया जाता है, तब वह मे को व्यक्त करता है। यानी हमने जो पिछला क्लास में आप पढ़े होंगे मॉडल ऑक्सिलरी में मे, तो हम उसमें इसकी बात किए थे, और आज हम बात शुड की कर रहे हैं, उसमें भी हम मे की बात कर रहे हैं। यानी जब शुड का प्रयोग पर्पज के उद्देश्य में किया जाएगा तब उसका भाव क्या होगा, मे के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तब वह माइट के अर्थ को समान रखता है। यानी माइट, दोस्तों मे का पास्ट मैंने पिछली क्लास में बताया था, मे का क्या पास्ट होता है, माइट, यानी मे का पास्ट जो होता है वो माइट होता है। और शुड का प्रयोग जब हम पर्पज के उद्देश्य से करते हैं तो ये कैसा भाव होता है, मे का भाव, और तब वह माइट के अर्थ को समान रखता है। यानी जब ये मे के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो माइट के अर्थ को भी समान रखेगा। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, आई टॉट हर, मैंने उसको पढ़ाया, यानी आई टॉट हर, मैंने उसको पढ़ाया। तो ये टॉट मतलब टीच की क्या है, हमारी सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है तो क्या है, आई टॉट हर, मैंने उसको पढ़ाया, यानी ये पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट की बात करेगा तो मे का माइट, सॉरी आगे हम बताएंगे अभी, आई टॉट हर, तो ये क्या है ना, पास्ट सेंटेंस है, मैंने उसको पढ़ाया, किस लिए, सो देट, यानी ताकि, यानी सो देट मतलब ताकि, आई टॉट हर सो देट, ताकि सी शुड पास, यानी वह पास हो जाएगी, तो हो जाएगी। तो अगर हम इसको दूसरी तरीके से भी बनाए तो इतने वाक्य को हम कैसे बना सकते हैं, सी माइट पास, कि अगर मैंने उसको पढ़ाया ताकि वह पास हो जाएगी। तो दोस्तों माइट का प्रयोग मैंने उसमें बताया था, रिमोट पॉसिबिलिटी को भी दर्शाता है, में जो होता है वो, उसको भी मैंने बताया था कि ये थोड़ा माइट की, में जो होता है माइट की अपेक्षा थोड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पर मे की जगह मे का माइट के रूप में प्रयोग हुआ है। और दोस्तों उसने उसको पढ़ाया ताकि वह पास हो जाए, यानी वो पास हो नहीं गई, पास हो जाए, इसलिए उसने पढ़ाया था। अब पास हुई या नहीं हुई तो उसके पढ़ने पर डिपेंड करता है, इसलिए सी माइट पास, यानी मे का प्रयोग इसलिए यहाँ पर हुआ है, सी माइट पास, यानी वह पास हो जाए। आई स्कॉल्डेड हिम, मैंने उसको डांटा या फटकारा, आई स्कॉल्डेड हिम, मैंने उसको डांटा, सो देट, ताकि ही शुड वर्क हार्ड,
जिससे वह कठिन परिश्रम करने लगेगा। तो इसलिए हमने उसको डांटा। तो क्या हो गया, और इसमें इतने वाक्य को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इतने वाक्य को हम ही माइट वर्क हार्ड, कि उसको डांटा गया है तो उसको किस लिए डांटा गया, क्योंकि हो सकता है कि डांटने से वो और अच्छा परिश्रम करने लगे। तो इसलिए इसको डांटा गया, किसको, ही को। और जब ही को डांटा गया तो वो एक संभावना की तरह व्यक्त किया जाता है कि अगर डांटेंगे तो ये अच्छा काम करने लगेगा। तो इसलिए माइट हमारी तरह से संभावना को भी व्यक्त करता है, और इसलिए हम माइट का भी प्रयोग करके इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। ही माइट वर्क हार्ड। तो हम समझ गए होंगे कि आई टॉट हर, यानी मैंने उसको पढ़ाया, सो दैट शी शुड पास। कहने को तो हमारा सेंटेंस ये भी सही है, लेकिन ये हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। तो क्योंकि ये हमारा जो रूल क्या कहता है, शुड का प्रयोग पर्पज व्यक्त करने है तो प्रयोग किया जाता है, तब वह मैं को व्यक्त करते हुए किया जाता है। यानी जब हम शुड को पर्पज के रूप में लेंगे तब वो मैं को भी दर्शाता है। और क्योंकि ये यहाँ पर जो शुड का काम हो रहा है, ये शुड आया है या शुड आया है, ये किसका काम पूरा कर रहा है, मैं का। और शुड हमारा किसका पास्ट है, विल। शुड सेल का जो पास्ट है शुड, तो हम इसको हम मैं का माइट करके सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने देखा, आई टॉट हर सो दैट शी स्कॉल्डेड, सो आई टॉट हर सो दैट शी शुड पास, यानी मैंने उसको पढ़ाया ताकि वह पास हो जाए। तो शी माइट पास, हम इसको इतने वाक्य को हम शुड की जगह पर माइट भी लगा सकते हैं, हमारा वाक्य गलत नहीं होगा। इसी तरह दूसरा वाक्य है, आई स्कॉल्डेड हिम सो दैट, मैंने उसको डांटा ताकि ही शुड वर्क हार्ड, कि वह कठिन परिश्रम करने लगे। तो यहाँ पर हम क्या है, ही माइट वर्क हार्ड, यानी शुड की जगह पर हम माइट को भी लगा सकते हैं, जो कि उपयुक्त तो होगा, क्योंकि यहाँ पर शुड को पर्पज के रूप में, क्योंकि यहाँ पर्पज कैसे, उद्देश्य कैसे, क्योंकि उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या था, उसको पास कराना। यहाँ पर उसको डांटने का उद्देश्य क्या था, उसको कठिन परिश्रम कराना या मेहनत करवाना उससे। तो यहाँ पर एक तरह से उद्देश्य है, और जब हम उद्देश्य के रूप में शुड का प्रयोग किए तो हमारा वो शुड यहाँ पर किसकी रोल अदा कर रहा है, किसकी भूमिका अदा कर रहा है, मैं की। और मैं का पास्ट क्या होता है, माइट। हम उम्मीद है कि दोस्तों हम समझ गए होंगे, और दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है फॉर, यानी शुड का परफेक्ट टेंस में प्रयोग इस तथ्य को स्पष्ट करता है, यानी परफेक्ट टेंस में जब भी शुड का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जब भी शुड का प्रयोग होगा या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शुड का प्रयोग होगा, जो इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जो कार्य जिस रूप में किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया, यानी जिस रूप में कार्य होना था वो कार्य उस रूप में घटित नहीं हुआ। जिससे दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ही शुड हैव गॉन बाई मॉर्निंग बस, यानी ही शुड हैव गॉन बाई मॉर्निंग बस, तो यानी उसको जाना चाहिए था, किसका मतलब, ही शुड हैव गॉन, उसको जाना चाहिए था, यानी उसको जाना चाहिए था, बाई मॉर्निंग बस, यानी सुबह की बस से उसको जाना चाहिए था या जाना था। लेकिन इस वाक्य में एक हिडन अर्थ ये हमको निकल के आता है कि ही शुड हैव गॉन बाई मॉर्निंग बस, यानी उसको सुबह वाली बस से जाना था, मॉर्निंग बस से। लेकिन तो क्या हुआ, यानी अगर जाना था तो यानी इस बात में ये निकल के आ रहा है कि वो गया तो है नहीं, तो बट ही डिडेंट गो, यानी ये अर्थ निकल के आया मगर वो गया तो नहीं। तो हम क्या समझे कि जिस कार्य में कार्य को होना था, यानी उसको जाना तो था, ये तो कन्फर्म था, लेकिन वो किसी कारणवश जा नहीं पाया। तो ये क्या बात हो, मतलब ये यही रूल्स हमारा कहता है कि कार्य को जिस रूप में किया जाना था, यानी जाना चाहिए था,
वह नहीं किया गया, यानी उसको जाना तो चाहिए था मगर वो गया नहीं। तो हमारा रूल्स यही कहता है, और शुड का प्रयोग परफेक्ट टेंस में प्रयोग इस तथ्य को स्पष्ट करता है, यानी अगर हम शुड का प्रयोग अगर परफेक्ट टेंस में करते हैं तो वो हमको ये बताता है कि कार्य को जिस रूप में होना चाहिए था उस रूप में वो कार्य हुआ ही नहीं, या उस रूप में कार्य वो घटित ही नहीं हुआ। तो जैसे कि ही शुड हैव गॉन, तो हैव गॉन हमको क्या बताता है, ये परफेक्ट टेंस है, और शुड लग गया तो हमको ये बताता है कि ये कार्य जिस रूप में होना चाहिए था वो कार्य उस रूप में घटित ही नहीं हुआ। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ भी रहे हैं कि ही शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग बस, यानी उसको सुबह वाली बस से जाना चाहिए था, लेकिन बट ही डिडेंट गो। इसका हिडन अर्थ क्या है हमारा, बट ही डिडेंट गो। तो यानी हिडन अर्थ हमारा ये है कि वह गया ही नहीं था। शी शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट, शी शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, उसको हमको सूचित करना चाहिए था, यानी मुझे, यानी उसको, यानी किसको, सी को सूचित किसे करना चाहिए था, मी यानी मुझको, यानी सी को मुझको सूचित करना चाहिए था अबाउट द इंसिडेंट, यानी उस घटना के बारे में हमको सूचित करना चाहिए था। लेकिन हिडन अर्थ क्या निकलता है, बट सी डिडेंट इन्फॉर्म्ड मी, यानी उसने मुझे सूचित नहीं किया। तो फिर वही अर्थ निकल के आया कि शुड लग जाने से और शुड हैव इन्फॉर्म्ड यानी V3 का लग जाने से हमको किस रूप में दिखाता है, परफेक्टिव एस्पेक्ट होता है, और परफेक्टिव एस्पेक्ट में शुड आने से ये साफ स्पष्ट कर देता है कि कार्य को जिस रूप में होना था वह उस रूप में कार्य घटित ही नहीं हुआ। तो यानी सी शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, उसको मुझे सूचित करना चाहिए था अबाउट द इंसिडेंट, यानी उसको इस घटना के बारे में हमको सूचित करना चाहिए था। तो इस वाक्य में क्या निकल रहा है, नेगेटिव वाक्य निकल रहा है कि यानी उसको सूचित करना तो चाहिए था मगर उसने सूचित नहीं किया, बट सी डिडेंट इन्फॉर्म्ड मी। रमेश शुड हैव सबमिटेड द बिल्स, यानी रमेश को बिल को सबमिट कर देना चाहिए था। तो चाहिए था यानी इसमें एक अर्थ ये भी निकल रहा है कि यानी उसको चाहिए था यानी किया नहीं है, चाहिए था लेकिन उसने किया ही नहीं। तो हमारा परफेक्टिव एस्पेक्ट क्या है, शुड हैव सबमिटेड, यानी V3 का प्रयोग हुआ, और V3 का प्रयोग हुआ उसके साथ शुड का प्रयोग हुआ, यानी परफेक्टिव एस्पेक्ट है। और परफेक्टिव एस्पेक्ट में अगर शुड का प्रयोग होता है तो हम सीधी से यही स्पष्ट अर्थ निकलता है कि जहाँ पर परफेक्टिव एस्पेक्ट होगा और उस परफेक्टिव एस्पेक्ट में शुड लगा होगा तो वो इस बात को स्पष्ट कर देगा कि जिस कार्य को जिस रूप में होना चाहिए था वो उस रूप में कार्य वो हुआ ही नहीं। तो यही बोल रहा है, रमेश शुड हैव सबमिटेड द बिल्स, रमेश को बिल्स को सबमिट कर देना चाहिए था, बट ही डिडेंट सबमिट, लेकिन उसने सबमिट नहीं किया। दोस्तों डिडेंट का हम डिड नॉट भी लिख सकते हैं, इसका एब्रीवेटेड फॉर्म डिडेंट होता है, डिड नॉट, और डिड नॉट बराबर क्या होता है, डिडेंट। ये हमारा क्या है, एब्रीवेटेड फॉर्म है, समझ गए होंगे। और दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम एक आध और एग्जाम्पल बता दें। दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड हैव कम, यानी आपको आना चाहिए था। तो अर्थ क्या निकलता है, बट यू डिडेंट कम, शुड हैव कैम होना चाहिए यहाँ पे, ये क्योंकि कम कैम कम होता है, COAOME, यानी बट यू डिडेंट कम, यानी आप नहीं आए, यानी यू शुड हैव कैम, आपको आना चाहिए था, बट यू डिडेंट कम, ये हमारा क्या है, हिडन वाक्य है, हिडन अर्थ है इसका, कि जो ये वाक्य का हिडन अर्थ हमारा क्या है, बट यू डिडेंट कम, यानी किंतु आप नहीं आए। ऑल स्टूडेंट्स शुड हैव अपीयर्ड इन दिस एग्ज़ाम, यानी सभी छात्रों को इस एग्ज़ाम में शामिल होना चाहिए था, लेकिन हिडन अर्थ क्या हमारा निकलता है, बट दे आर बोल रहे हैं, दे डिडेंट
appeared in this exam. यानी यू शुड हैव कैम, आपको आना चाहिए था, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा, बट यू डिडेंट कम, यानी आप नहीं आए। ऑल स्टूडेंट शुड हैव अपीयर्ड इन दिस एग्जाम, यानी सभी छात्रों को इस एग्जाम में शामिल होना चाहिए था, बट दे डिडेंट अपीयर्ड इन दिस एग्जाम, यानी वो सारे छात्र इस मतलब सारे छात्र इस एग्जाम में शामिल नहीं हुए। तो हम समझ गए होंगे दोस्तों कि जब भी शुड का प्रयोग परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है तब इस बात को स्पष्ट करता है कि ये वाक्य मतलब कार्य को जिस रूप में होना चाहिए था वह कार्य उस रूप में नहीं हुआ है, यानी उस रूप में वह घटित नहीं हुआ है। हम समझ गए होंगे दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद है कि दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जिससे आने वाला हर एक कंटेंट की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका कोई भी कंटेंट की नोटिफिकेशन या कोई भी कंटेंट या कोई भी वीडियो या क्लास छूटने ना पाए। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर।